चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी या एक लेंस के लिए, जिसे हम कह रहे हैं उत्तल लेंस, इसके लिए हमने सूत्र बना लिए हैं। आवर्धन, अक्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, कोणीय आवर्धन या रेखीय आवर्धन, ये बातें हो गई हैं। और बहुत अच्छे से मैंने याद करा दिया पिछली क्लास में आपको कि भाई इसमें भ्रांति ना हो, भ्रम ना हो, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो हमारा भी रहता है। और ये वीडियो भी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो, क्योंकि ये वीडियो हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो होते हैं, तो कुछ वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि कुछ का कुछ गलत तरीके से परिभाषाएं, डेरिवेशन, तो हो सकता है इस वीडियो में, इस क्लास में आपको ऐसा लगे कि यार ये तो गलत हो रहा है तो आपको क्या करना है कि कमेंट करने से पहले जांच करनी होगी। आप पहले कमेंट करने पहले तो जांच कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत पढ़ लिया हो, किसी ने पढ़ा दिया, आपने गलत पढ़ लिया, आपने कुछ गलत समझ लिया और आप यहाँ आके मुझे कह रहे हैं कमेंट करके कि ये तो गलत है। ये चीज़ें होती हैं। किसी और टीचर से पढ़ के आए आप और आपने देखा ये तो फार्मूला गलत है सर, ऐसे तो फार्मूला बनता नहीं है। तो जबकि ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, एनसीईआरटी के हिसाब से मान्य है, सही जानकारी है। आपने किसी प्राइवेट किताब में पढ़ लिया या किसी टीचर ने किसी प्राइवेट किताब से उठा के आपको पढ़ा दिया, कुछ का कुछ हो गया, दिमाग में खिचड़ी पक गई, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि मेरे वीडियो में आके बोलते हैं कि ये गलत है। पिछले दिनों मैंने किरचॉफ का नियम लगा के बताया, उसका सही तरीका बताया, उसमें क्या होता है। तो एक बच्चे ने कहा ये तो उल्टा है, आप तो उल्टा लगा रहे हैं, आपने तो गलत कर दिया। तो मैंने फिर कमेंट में जवाब दिया, बेटा मेरा ये उल्टा नहीं है, आपका उल्टा है। आपने किसी टीचर का पढ़ लिया होगा, टीचर उल्टे पुल्टे तरीके से लगाते हैं किरचॉफ के नियम, और यूट्यूब पे ये सब चलता रहता है। तो यूट्यूब की पढ़ाई से सावधान रहें और ये देख लें कि वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मुताबिक है या नहीं, या उसकी जानकारियाँ पाठ्य पुस्तक के अनुसार हैं या नहीं। अब अगर कोई प्राइवेट किताब को फॉलो करता है तो सूत्रों के निगमन, फार्मूलों के डेरिवेशन, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ये फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, ये व्यापक है, ये फैला हुआ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में अब आ गया हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताई मैंने, और 3 आवर्धन मैंने बताए थे आपको, रेखीय, 3 नाम, 2 आवर्धन है ना, एक रेखीय आवर्धन, एक कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन को ही कई बार आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। ठीक, उनके सूत्र भी मैंने बताए थे। अब हम शुरू करते हैं लेंस संयोजन पर बना यंत्र। लेंस संयोजन पर बना यंत्र यानी 2 लेंस से बना हुआ यंत्र। तो पहला यंत्र है दूरदर्शी, या पहला लेते हैं सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद लेंगे दूरदर्शी। तो पहला यंत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसे कहते हैं मानवीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप का सूक्ष्मदर्शी है, 2 प्रकार का है। एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसकी आवर्धन क्षमता पिछली क्लास में मैंने बताया 1000, 10,000, 1000 से 10,000, 10,000 तक हो सकती है, 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। लेकिन मानवीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी जो लेंस लगाते हैं हम और खिसका के देखते हैं, जो प्रयोगशाला में देखा होगा आपने, वो 30 गुना, 40 गुना उसकी सामान्य आवर्धन क्षमता या आवर्धन उसका होता है। ठीक, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो इसके आगे लिख देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और अंग्रेजी में क्या बोलोगे इसको, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 लेंसों का संयोजन है। ये इसमें कौन कौन से लेंस हैं, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रकाशिक अक्ष बना लेते हैं। ये बना लिया हमने प्रकाशिक अक्ष, जिस पर हम वस्तु रखेंगे, लेंस रखेंगे और एक प्रबंध बनाएंगे, व्यवस्था, चित्र जिसे हम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो लेंस होता है इसका, इसे कहते हैं अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव। अभिदृश्यक
दृश्यक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव, या वस्तु लेंस। ऑब्जेक्टिव से मतलब वस्तु लेंस भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब दूसरा लेंस होता है, इस लेंस की तुलना में आकार बड़ा होता है, ये लेंस छोटा होता है, आकार में छोटा। अभी दृश्यक लेंस कैसा है, देखो यहां लिखूंगा आकार में छोटा। ठीक, आकार में छोटा क्यों? अब यहां बात आती है कि यह लेंस आकार में छोटा क्यों है, ताकि ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इसमें प्रवेश ना करे। आकार में छोटा क्यों? ज़्यादा मात्रा में प्रकाश लेंस में प्रवेश न करे। अब ज़्यादा मात्रा में प्रकाश के प्रवेश करने से क्या समस्या है? कहना जी वस्तु बहुत छोटी है, जो वस्तु है वह बहुत छोटी है, वह प्रकाश की चमक में गुम हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में लेंस में प्रवेश ना करे, कहीं वस्तु कहीं कहें या ताकि कहें, ताकि लिख देते हैं, ताकि वस्तु प्रकाश की चमक में गुम ना हो जाए। तो आप समझे होंगे पूरी बात को कि कारण पे कारण है। ऑब्जेक्टिव लेंस या वस्तु लेंस छोटा है, आकार में छोटा है। भाई क्यों छोटा है? ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इसमें प्रवेश ना करे। भाई क्यों ना करे? ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इसमें क्यों ना घुसे? तो कह रहा है जी वस्तु बहुत छोटी है और प्रकाश की चमक में गुम ना हो जाए। अब बहुत छोटी वस्तु प्रकाश की चमक में दिखेगी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रकाश और छोटी सी वस्तु हो तो उसमें गुम हो जाएगी प्रकाश की चमक में। ठीक, तो कुल मिला के ये हो गए अभी दृश्यक लेंस के आकार छोटा होने के कारण। ये आपने पढ़ भी लिए, हटा देते हैं। ये लीजिए, अब इसके बाद यहाँ एक दूसरा लेंस है जिसे हम कहते हैं नेत्रिका, जिसके पास आँख होती है। ये है नेत्रिका। इसका आकार कैसा है? कहना जी इसका आकार सामान्य है। आकार कैसा है इसका? सामान्य है, किंतु अभिदृश्यक से बड़ा। अभिदृश्यक लेंस से बड़ा। आकार इसका सामान्य है लेकिन अभिदृश्यक से बड़ा है। कह रहा इसका आकार कितना बड़ा है? कह रहा आँख से थोड़ा बड़ा है। जो आँख होती है उससे थोड़ा बड़ा है। तो आँख को इसके पास यहाँ कहीं दिखाया जा सकता है। देखो ये आँख बनाएंगे ऐसे, यानी इधर से अपन देखेंगे कि वस्तु कितनी बड़ी दिखती है। आँख से थोड़ा सा बड़ा लेंस है ये। चित्र में दिख रहा है आँख से बहुत बड़ा, लेकिन आँख से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ये। ठीक, अब फोकस की बात करें अगर, तो इसका जो फोकस होता है, अभिदृश्यक लेंस का जो फोकस होता है उसे कहते हैं एफओ। वो जो होता है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक, और इसका जो फोकस होता है इसे कहते हैं एफई। ये लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यानी ये 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम होता है ऑब्जेक्टिव का या अभिदृश्यक लेंस का, और ये 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ये बात भी सही हो गई, ये भी जानकारी आ गई, इसे भी हटा लो, पक्का पता चल गया ये भी।
अब देखते हैं भाई वस्तु कहाँ रखें। सबसे पहली बात ये आती है कि वस्तु कहाँ रखें ताकि इधर से दिखाई दे, इधर से वस्तु दिखाई दे, कहाँ रखें। तो देखिए अगर मैं इसके दोनों फोकस बनाता हूँ, मान लीजिए मैं इसका एक फोकस ये बनाता हूँ प्राथमिक फोकस, ऑब्जेक्टिव का प्राथमिक फोकस FO, और इतनी ही दूरी पे दूसरा फोकस बनाता हूँ FO डैश। ठीक, तो मुझे वस्तु इस फोकस से पीछे रखनी पड़ेगी, इधर रखनी पड़ेगी ताकि प्रतिबिंब यहाँ बने, और प्रतिबिंब यहाँ बने तभी उस प्रतिबिंब को ये लेंस बड़ा करके दिखा पाएगा। क्यों नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। ये पूरे चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आभासी वस्तु जो है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी वस्तु की तरह काम करता है, बड़ा होकर दिख जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो देखिए फोकस दूरी है, ये जितनी फोकस दूरी है इसका लगभग 1.5 गुना ले लेते हैं यहाँ पर, और ये वस्तु रख देते हैं। ये हो गई वस्तु। चित्र बनाने का तरीका है, याद रहेगा, इस फोकस दूरी का लगभग 1.5 गुना हम ले लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसका एक प्रतिबिंब बनाते हैं इस लेंस के अनुसार। एक केंद्र से ले जाते हैं, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है ऐसे। तो देखिए ये हम इसका एक प्रतिबिंब बना रहे हैं यहाँ पे। ऐसे, तो ये बना दिया हमने एक प्रतिबिंब ऐसे। अब अगर देखा जाए यह प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, और यह अभिदृश्यक लेंस ने बनाया। वस्तु का नाम बताएं AB, और वस्तु से इसकी दूरी, लेंस से इसकी दूरी को बताएं UO। UO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरियां। ये प्रतीक जो लगा है O, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगाया गया। ठीक, और यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, इसको हम कह सकते हैं VO। यानी कहाँ पर प्रतिबिंब बना, ये बन गया देखिए प्रतिबिंब। और यह है तुम जानते हो, यह है FO डैश, और ये जो दूरी है यहाँ तक की, ये है FO। क्या कहा इस दूरी को, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बंदी। ये जो बिंदु है यह है FO। FO को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है FO ऐसे फोकस। इसे मान लीजिए FO लिख रहा हूँ, इसे FO डैश लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो फोकस है इसे FO डैश लिख देता हूँ, इस वाले को FO डैश लिख देता हूँ। ये देखो ये आ गया। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है। ठीक, और देखा जाए तो वस्तु से आकार में बड़ा भी है, क्योंकि दूरी ज़्यादा आ रही है, देखने में लग रहा है ऐसा, बड़ा भी और होता भी है। ठीक, लगभग 2 गुना आकार का होता है। यानी वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर पर है तो ये 5 या 6 सेंटीमीटर पर बनता है, तो इस वस्तु के मुकाबले में ये लगभग 2 गुना आकार का होता है। ठीक, यहाँ पे नहीं लिखेंगे ऐसी कोई बात, मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि लगभग 2 गुना आकार का होता है ये। अब इसका नाम बताएंगे A डैश B डैश। ठीक, अब इसके बाद इसका एक प्रतिबिंब बनाएंगे, यहाँ से बड़ा करके देखेंगे, तो इसको नेत्रिका के फोकस के अंदर डालेंगे। नेत्रिका का फोकस मान लीजिए यहाँ तक मान लेता हूँ, यह है नेत्रिका का फोकस FE डैश, और इतनी दूरी पर फोकस पीछे ले लेता हूँ। देखिए ये दूरी है तो ये दूरी पर यहाँ ले लेता हूँ FP। अब इसका प्रतिबिंब बनाता हूँ, FE से ले जाता हूँ ऐसे, और इसे पीछे हटाते हुए चलता हूँ ऐसे, और एक यहाँ से लेके आता हूँ ऐसे, यूँ, और यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बना देता हूँ।
लाइनों को सही अनुपात में चलाना बोर्ड के ऊपर बिना स्केल के, ये बड़ा मुश्किल है यार। चलिए हो गया। ये आ गया। तो ये जो प्रतिबिंब है ये बना, ये अंतिम प्रतिबिंब है और इसका नाम है ए डबल डैश। और यहाँ पर इस बी को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी, और इसके साथ में यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ ए डैश, और यहाँ बना देते हैं बी डबल डैश। ये प्रतिबिंब है। ठीक, अब ज़रा देखें एक नज़र में, ये सब लाइनें सीधी हैं। हाँ बढ़िया, सब सीधी लाइनें हैं। तो ये जो है ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली लाइट है ऐसे, और ये फोकस से जाने वाली है। तो ये आँख तक पहुँची, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक, तो ये चित्र है। इस चित्र का अनुमान करना, इसे बनाना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का, 90% बच्चों का और 90% टीचरों का ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और प्राइवेट किताबों में ये प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है। वो सारे चित्र गलत हैं। पहली गलती देखिए मैंने पकड़ ली और बता दिया आपको कि ज़्यादातर टीचरों का यह प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में बनता है। ठीक, ज़्यादातर बच्चों का, और प्राइवेट किताबों में भी कहीं कहीं बना हुआ है। तो चित्र पर जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो कट जाएंगे आपके, वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, चित्र को याद करेंगे, रटेंगे, लिख के आएंगे, लेकिन आप वो चित्र लिख के आएंगे जो प्राइवेट किताबों में है या ज़्यादातर टीचर लिख के दे रहे हैं। यह प्रतिबिंब दोनों लेंसों के बीच में बना देते हैं लोग, तो वो गलत है, उस पर कोई नंबर नहीं मिलने का आपको। बात है सीधी। क्यों? क्योंकि चित्र जो होता है, किरण आरेख जो होता है, वो दूरियों पर आधारित होता है, दूरियों के अनुपात पर आधारित होता है। तो सही चित्र वो होता है जिसमें प्रतिबिंब इस वस्तु से पीछे हो। ठीक, अब इसके लिए आप एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में अपना चित्र देखें, उसको ठीक करें, उसको बना लें, या फिर ये मैंने बना लिया है आप इसको बना लें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, चित्र बन गया। अब और दूरियां देखते हैं कौन कौन सी दूरियां होती हैं। अब देखिए, ये जो दूरी है, यह दूरी ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी है। नेत्रिका इस पहले प्रतिबिंब को, जिसे हमने ए डैश बी डैश कहा, आभासी वस्तु मानेगी। तो आभासी वस्तु की दूरी क्या है? इसे कहते हैं अपन 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 इसे कहते हैं यूई। ठीक, ये है यूई। और जो फोकस दूरी है नेत्रिका की, वो कितनी है? वो यहाँ तक ले सकते हैं। देखिए, ये वाली दूरी ले सकते हैं फोकस दूरी, उधर की भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से जाए तो ले सकते हैं। ये है फोकस दूरी, ये है एफ ई, ऐसे। ठीक, और जो प्रतिबिंब बना है नेत्रिका से, उसकी दूरी क्या है? उसकी दूरी है वी ई, ये वाली दूरी है, देखिए। ठीक, तो सभी दूरियां आ गई बिल्कुल। अब आवर्धन, अब यहां शुरू करते हैं आवर्धन। ठीक, तो कुल आवर्धन तो लिख दें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का या यंत्र का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक यंत्र है। तो कुल आवर्धन हम लिखते हैं कुल आवर्धन। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ लोग इस कुल आवर्धन को आवर्धन अक्षमता लिखते हैं। देखिए दूसरी गलती बताऊंगा, कुछ लोग इसे आवर्धन अक्षमता लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं जहां आप सूत्र का निगमन कर रहे हैं। कुछ अध्यापक इसको आवर्धन अक्षमता लिख देते हैं। ये गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि आवर्धन अक्षमता इसको कहा जाता है बाद में, जब आप इस पर सूत्र लगाएंगे
एनसीईआरटी में सवाल करेंगे तो प्रश्नों के अंदर आवर्धन अक्षमता इसको हम कह देते हैं, लेकिन जब सूत्र बना रहे होते हैं तो सही मायने में ये शब्द क्या है, कुल आवर्धन है, ये आवर्धन अक्षमता नहीं है। सही जानकारी के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है उसमें जो इसको बताया गया है उसको देखें, जानकारी ठीक करें। ठीक, तो आवर्धन अक्षमता नहीं है बल्कि कुल आवर्धन है। चलिए हो गया। अब कुल आवर्धन को हम m से जो है प्रतीकृत कर देते हैं, m इसका प्रतीक हो गया। अगर देखा जाए आवर्धन तो सामान्यतः आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो ये आवर्धन जो है ये बन गया E डबल डैश B डबल डैश बटे AB। ठीक, इस तरफ यह आवर्धन वस्तु की ऊंचाई को HI और प्रतिबिंब की ऊंचाई को HO लिखा गया। अब वस्तु की ऊंचाई ये है, इसको क्या लिखा गया, इसे लिखा गया HO, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसे लिखा गया HI, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब यह है, वस्तु ये है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया क्योंकि सीधे तरीके से हम इसको निकाल नहीं पा रहे हैं, बीच में एक प्रतिबिंब और है, यह प्रतिबिंब भी है और यह वस्तु भी है। यह है A डैश B डैश, यानी अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के संबंध को जोड़ने के लिए A डैश B डैश भी आ गया है बीच में, तो उसको भी लिख देते हैं। तो यानी इसको A डबल डैश B डबल डैश को A डैश B डैश से भाग कर देते हैं और A डैश B डैश से गुणा करके AB को नीचे लिख देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। यानी हमने इसे क्या किया, A डैश B डैश से गुणा कर लिया, भाग कर लिया और इस तरीके से लिख दिया कि A डबल डैश के नीचे A डैश B डैश लिख दिया और A डैश B डैश के नीचे AB लिख दिया। अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि यह आवर्धन है नेत्रिका लेंस का, एमी क्या है, नेत्रिका लेंस का आवर्धन है, और ये दूसरा अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन है, ये है HI/HO। तो कुल मिलाकर HI/HO ये है ME और MO ये है। अब अगर इसमें चिन्ह पद्धति लगा देता हूँ, चिन्ह पद्धति लगा देता हूँ, तो चिन्ह पद्धति लगा देने पर ये जो वस्तु है ये ऊपर है, प्रकाशिक अक्ष के ऊपर है पक्का, और ये नीचे है तो माइनस का निशान लगेगा इस तरफ, तो -HI/HO, और इधर ये चीज़ें लिखी होती है, ये चिन्ह पद्धति सहित होती है। ठीक, इसको क्या करें, इसे कर दें VE/UE और इसे कर दें VO/U, ऐसे। ठीक, अब इसे वापस कर लेता हूँ, यहाँ पर इस माइनस के निशान को उधर पहुँचा देता हूँ, तो ये हो गया HI/HO और ये हो गया -VE/UE। VO से लिखते हैं VO/UO और VE/UE, ऐसे। अब इसे वापस M लिख देते हैं, हम जानते हैं यही आवर्धन है, इसे वापस M लिख देते हैं। तो M जो है ये हो गया -VO/UO और VE/UE। ठीक, उचित चिन्ह पद्धति, यानी ये VO और UE के मान चिन्ह के साथ लगाने पर आवर्धन धनात्मक आती है, ऋणात्मक नहीं आती। ध्यान रखना, आवर्धन धनात्मक आती है क्योंकि आवर्धन पॉजिटिव आती है इन चीज़ों को लगाने पर, वैसे भी आवर्धन यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, तो क्या करें कि VU जब इनके मान रखेंगे यहाँ से, तो लेंसों के सापेक्ष रखेंगे। देखिए इसमें U कैसा है, माइनस का, V कैसा है, प्लस का, इसमें V कैसा है, माइनस का, U कैसा है, माइनस का। तो यहाँ से देखिए V कैसा है, पहले लेंस के लिए प्लस का है, पॉजिटिव है, U कैसा है, माइनस का। तो यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा और इसमें दोनों माइनस के हैं, तो ये चीज़
धनात्मक आती है। कुछ टीचर आपको पढ़ाएंगे कि ये चीज़ ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक आएगी कुछ टीचर की, बाद में उसे काट के वो प्लस का कर देंगे और कह देंगे ये जो वैल्यू होती है इसे प्लस में कर दो। वो सब गलती पलटी चलती है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह पद्धति यहाँ टीचर नहीं लगाते, वो बस इधर ही लगाते हैं, इधर ही करके इसको बना देते हैं। कुल मिला के हम यहाँ तक पहुँचे हैं माइनस वी ओ बटे यू वी बाटी यू, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं m पर, ऐसे। ठीक, माइनस वी ओ बटे यू ओ। अब ये जो v बटे यू है, ये है नेत्रिका का आवर्धन। अगर ये अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर पर है तो इसका मान होता है 1 प्लस डी बटे एफ ई। ये हम पढ़ चुके हैं, रेखीय आवर्धन है, ये दोनों रेखीय आवर्धन है। ठीक, कुल आवर्धन है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि आवर्धन क्षमता जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोणीय आवर्धन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दोनों रेखीय आवर्धन है। यहाँ पे कोई भी अनंत पे नहीं है, कोई भी अनंत पे नहीं है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो VE है वो कितना है? माइनस डी। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से D बराबर 25 सेंटीमीटर पर है। कुल आवर्धन पूर्णतया रेखीय है। ये सूत्र है। ठीक, अब इसमें जैसे मान रखेंगे तो ये मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, चलिए D 25 लगा दिया, ये पे चिन्ह पद्धति लगी हुई है, D बाई एफ पी तो चिन्ह पद्धति लगी हुई है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि D का मान 25 V की जगह पे लगाते हैं माइनस 25, तो ये आ जाता है। ये हम कर चुके हैं पिछले जो है वीडियो में, पिछली क्लास में अपने। और यहाँ पे V पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कैसा V है, पॉजिटिव। U कैसा है? नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस में आता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर माइनस का आवर्धन इस्तेमाल करते हैं गलत जानकारी के आधार पर और आंकिक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर गलत आते हैं। ठीक, और अगर बोर्ड परीक्षाओं में इसको माइनस में नहीं लगाते यहाँ पे, या आवर्धन माइनस में निकाल के आते हैं तो भी नंबर कट जाते हैं। अगर आप इस चित्र के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं जानकारियों, गलत जानकारियों के आधार पर, बोर्ड परीक्षा में चित्र NCERT के हिसाब से या सही दूरियों पर बना के नहीं आते हैं तो भी आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए अपनी जानकारी को ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। कुल आवर्धन रेखीय आवर्धन है, तो आप जान रहे हैं कि यह आवर्धन क्षमता नहीं है, कोणीय आवर्धन नहीं है, सरल है, रेखीय आवर्धन है, क्योंकि कोई भी अनंत पर नहीं है, मामला बिल्कुल सीधा है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आ जाते हैं। तैयार हो गया ये सूत्र हमारा, आगे बढ़ जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। अब ये जो VE अपॉन UE है, यह होता है D अपॉन FE। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। एवं A', B' नेत्रिका के प्राथमिक फोकस पर है।
क्योंकि ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो आवर्धन है यह कोणीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन का मिश्रण है, यानी इसमें दोनों चीज़ें समायोजित हैं। एक है रेखीय आवर्धन, एक है कोणीय आवर्धन। यह भी कुल आवर्धन है, आवर्धन अक्षमता इसको बाद में कह सकते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह कोणीय आवर्धन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कुल आवर्धन है। ठीक, अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तो डी बाई एफ ही पता कर लिया, नेत्रिका ने बना दिया इसका। ये होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था अपनी कि भाई अनंत पर बनता है तो ये क्या होती है, ये होती है आवर्धन अक्षमता या कोणीय आवर्धन, इसको कहते हैं डी बाई एफ ही पे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है। तो इस केस में ये जो वी है ये अनंत है, यानी जो वी है वह अनंत है। ऐसे माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं इसको, माइनस अनंत कह सकते हैं। तो ये वो सूत्र है। अब इस सूत्र को हम ठीक करेंगे थोड़ा सा। माइनस वी ओ अपॉन यू को हम ठीक करेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ होती है हमारे पास, दोनों फोकस के बीच की लंबाई, ये इसे कहते हैं ट्यूब लंबाई, ये एल होती है, ऐसे एल होती है। तो एल को हम, एल के पदों में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, वी ओ बाई यू ओ को एल के पदों में लिख सकते हैं। तो पहले मैं इस आवर्धन को सामान्य आवर्धन बना देता हूँ, यानी मैं इसे कर देता हूँ माइनस 1 माइनस वी ओ बाई एफ ओ। ये हम जानते हैं ये चीज़ ये होती है, क्योंकि 1 बाई वी ओ 1 बाई यू ओ 1 बाई एफ ओ में एक संबंध होता है, तो इस तरीके से आ जाती है। और ये हो गया डी बाई एफ ई, ऐसे। इसे ठीक कर देता हूँ मैं, माइनस एफ ओ माइनस वी ओ बटे एफ ओ और डी बाई एफ ई, ये आ गया। ठीक, अब वी ओ माइनस एफ ओ, इस माइनस को अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये बन गया वी ओ माइनस एफ ओ बटे एफ ओ, और ये हो गया डी बाई एफ ई। ठीक, और ये जो मैंने एल लिया है इसे कहते हैं ट्यूब लंबाई। ठीक, ये ट्यूब लंबाई है। ट्यूब लंबाई क्या है? अभिदृक्षक लेंस का दूसरा फोकस और नेत्रिका का पहला फोकस, उनके बीच में जो दूरी है ये वाली, ये होती है ट्यूब लंबाई। यानी ट्यूब की लंबाई या ट्यूब लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी नहीं होती है। 90% से ज़्यादा टीचर, या 100% मानिए लगभग, यही बताते हैं कि साहब दोनों लेंस के बीच की दूरी ही ये एल होती है, ट्यूब लंबाई होती है। ये दूसरी गलती है इस डेरिवेशन के अंदर। अगर हम इसे लिख देंगे ऐसा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक, तो ट्यूब की लंबाई क्या है? वी ओ माइनस एफ ओ। चेक कर लें कि वी ओ माइनस एफ ओ है या नहीं। देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो इसका मतलब ए डैश बी डैश एफ ही पर होगा, ये दूरी नहीं होगी। क्योंकि हमने बताया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तो ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस पर है, प्राथमिक फोकस पर है। तो ए डैश बी डैश यहीं पर है, प्राथमिक फोकस पर। तो इसका मतलब जो वी ओ है, ठीक, वो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। और ये एफ ओ है। तो एल जो होगा, एल कितना होगा? एल होगा, एल बराबर होगा वी ओ माइनस एफ ओ। जांच कर लें, ये पूरी दूरी जो वी ओ है ये कहाँ पहुँच गई? नेत्रिका के फोकस तक पहुँच गया। क्योंकि नेत्रिका के फोकस पर ए डैश बी डैश बनेगा तभी ये अनंत पे पहुँचेगा। तो यानी एफ डैश और बी डैश शून्य है, यानी यहाँ पर ये चीज़ लगी है एफ ई डैश और
माइनस बी डैश, ये वाली चीज़ जो है, ये जो है एफ ई बी डैश ऐसा लिख देते हैं ना। इसको यहाँ मेंशन करूँगा मैं, ये जब यहाँ देखो यहाँ लिखूँगा इसको, ये ठीक है, यहाँ करता हूँ। एफ ई डैश बी डैश शून्य है, एफ ई डैश बी डैश इक्वल टू 0, ऐसे देखो मैंने लिख दिया। इसका मतलब एफ ई डैश नेत्रिका का प्राथमिक फोकस और ये बी डैश यहाँ पर ये बना, ये 0 है, तभी तो ये ए डैश बी डैश फोकस पे आएगा, तभी प्रतिबिंब जाएगा। तो यानी वीओ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी बनेगी, और वीओ में से एफओ घटा दूंगा तो एल बनेगा, तो एल हो गया वीओ माइनस एफओ। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इस जगह पर मैं लिख दूंगा एल, ए देखो एल लिखने वाला हूँ मैं, एल लिख दिया मैंने, ये हो गया एल, ठीक। यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन या कुल आवर्धन कितना होता है, एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई, ठीक। यह भी प्लस में ही आता है, इसके सूत्र में भी कोई माइनस नहीं होता, इसके सूत्र में माइनस नहीं होता, जबकि इससे पहले के सूत्र में यहाँ माइनस है, वो भी प्लस आता है बाद में, ठीक। इसमें सारी चीज़ें प्लस में लगी हुई हैं, एल प्लस में है, एफ ओ प्लस में है, डी 25 प्लस में है, एफ ई प्लस में है, ये प्लस आता है, ठीक। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे बनाया तो ये आवर्धन ये है। इसमें जो एल है विशेष ध्यान देंगे, ये ट्यूब लंबाई है, यह लेंसों के बीच की दूरी नहीं है, जो कि पढ़ाई जा रही है किताबों में और टीचर पढ़ा रहे हैं। इस बात को ठीक करेंगे, ठीक, और इसे तैयार करेंगे, ओके। और इसकी सही परिभाषा एनसीईआरटी से जांच करेंगे। एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी है, तो कहाँ लिखी है मैं पेज नंबर बताऊंगा और पढ़ के बताऊंगा आपको। देखिए लिखा है पेज नंबर 342 पर, ये लिखा है अभिदृश्यक दूरी L अर्थात अभिदृश्यक के द्वितीयक फोकस बिंदु तथा नेत्रिका के प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के दूसरे फोकस और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच की दूरी को ट्यूब लंबाई कहते हैं। अब इस ट्यूब लंबाई को इसमें फॉर्मूले में फिट कर दिया गया तो ये सूत्र तैयार हो गया, और ये बना एल अपॉन एफ ओ, यानी एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। कब बना, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो गया। और जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर था तो यहाँ ये सब कुछ नहीं था इस तरीके से, फिर सूत्र दूसरा था, ठीक। चलिए जो सूत्र तैयार हुए वो लिखते हैं कुल आवर्धन के दोनों। एक आवर्धन आया माइनस वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक आवर्धन आया एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। ये दो आवर्धन हैं। ठीक, ध्यान रहे वास्तव में ये आवर्धन अक्षमता नहीं है, याद रहे, ठीक। बाद में इसको आवर्धन अक्षमता कहेंगे, लोग कहेंगे, आप भी कहेंगे, लेकिन सच ये है कि ये आवर्धन अक्षमता नहीं है, यह कुल आवर्धन है। यह आवर्धन पूर्णतया रेखीय आवर्धन है, इसमें रेखीय आवर्धन है और आवर्धन अक्षमता भी है। इसमें ये जो चीज़ है डी अपॉन एफ ई, यह आवर्धन अक्षमता है और एल अपॉन एफ ई रेखीय आवर्धन है, यानी दोनों में ही पूर्णतया आवर्धन अक्षमता नहीं है, ठीक। इस टॉपिक में चूंकि गलतियां बहुत ज़्यादा हैं और गलत तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों में गड़बड़ की हुई है, चित्र भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत सावधानी से कहा। और मैंने शुरू में इस वीडियो के कहा था कि अगर आपको कोई गलती या कोई कुछ लगता है कहीं और से पढ़ के आप आए हैं तो पहले अपनी जानकारी को ठीक करें, उसके बाद कमेंट करिए। कोई बात अगर गलत नज़र आती है तो कमेंट में बताइए, ठीक, ओके। तो ये सूत्र हमने बना लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, दो सूत्र हैं। इन सूत्रों के अलावा अगर आप कोई और डेरिवेशन प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि मैंने इन दोनों सूत्रों को
बनाया है, ड्राइव किया है, इनका निगमन किया है। अगर आप किसी और तरीके से इन्हें सिद्ध करते हैं, प्राइवेट किताबों से टप्पी मार के, नकल मार के, इधर उधर से देख के अगर आप करते हैं, तो सावधान, बोर्ड में आपके नंबर कट जाएंगे, कटते ही हैं नंबर। बच्चा पूरा 70 में 70 नंबर पर करके आता है और कहता है सर मेरे 3 नंबर कट गए। तो वो चीज़ें यही होती हैं जिस पर हमारी भाषा, हमारी थ्योरी या हमारा काम करने का तरीका सिस्टम के अनुसार नहीं होता या पाठ्य पुस्तक के अनुसार नहीं होता। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो चीज़ें कट जाती हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ये दोनों आवर्धन क्षमताएं लिख दे और इस लेंस L को लिख दे, दोनों लेंसों के बीच की दूरी लिख दे इसको, या इसे लिख दे सूक्ष्मदर्शी की कुल लंबाई लिख दे, कुछ का कुछ लिख दे इसको, तो यहाँ पर नंबर कट जाएगा। मान लीजिए 3 नंबर का आपका सवाल है, तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर कट जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपने इस चित्र में यह अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बना दिया बीच में, या इस प्रतिबिंब के बीच में यहाँ बना दिया, पीछे नहीं बनाया, तो भी आपका आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर किरण प्रकाशिकी में नंबर कटने की संभावनाएं चित्रों पर और चिन्ह पद्धति पर ज़्यादा है। अगर आपने इस आवर्धन को आपने आवर्धन प्लस में निकाला तो भी नंबर कट जाएगा, आपने यहाँ माइनस में निकाला तो भी नंबर कट जाएगा। तो नंबर कटते हैं वहाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें रफ तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए वहाँ नंबर कटता है। तो इसलिए उम्मीद तो ये करें कि भैया परीक्षा में ना आए, लेकिन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में बहुत आता है। खैर चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बनाई, देखते हैं इस पर कोई उदाहरण है, अगर एनसीईआरटी में उदाहरण करेंगे। उसके बाद चलेंगे दूरदर्शी या दूरदर्शक। 2 तरह का है दूरदर्शी, एक है अपवर्तक, एक है परावर्तक। परावर्तक में कौन सा पढ़ना है, कौन सा पाठ्यक्रम में, वो बताऊंगा। अपवर्तक का डेरिवेशन कैसे करना है, क्या सही है उसमें, वो बताऊंगा। उसका भी चित्र सही करके बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।